अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एमफिल के स्टूडेंट्स की फरमाइश पे ये छोटा सा टॉपिक जो वेजो एक्टिव पेप्टाइड है, आज उसको हम पढ़ेंगे। वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स के अगर वर्डिंग पे जाएं, हम देखें तो वेजो मीन्स के जो वेजस पे काम करते हैं, एक्टिविटी मीन्स के कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, या तो वेजस की कंस्ट्रिक्शन कराएंगे या तो डायलेशन कराएंगे। पेप्टाइड्स इसलिए कहा गया क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स ऐसे प्रोटीन्स जो कि वेजल्स को या तो डायलेट करें या तो कॉन्स्ट्रिक्ट करें, वेजल्स पे कोई ना कोई एक्टिविटी रखें। तो वेजो या तो कुछ ऐसे पेप्टाइड्स भी आते हैं जो कि मिक्स्ड एक्टिविटी रखते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा सकते हैं एज वेल एज डायरेक्शन भी कराते हैं। ये ज़्यादातर वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं और ऑटोनॉमिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स या ट्रांसमीटर्स में इनका मेन रोल है। दो तरह से क्लासीफाई हैं वेजो एक्टिव। अगर हम बात करें वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स, दो तरह से क्लासीफाई हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड एज वेल एज वेजो डायलेटर। देखिए जी, इनो आप लोगों ने सबने खाई होगी, ENO इनो। अगर हम पंजाबी में कहें तो किसी को अब ये बताने के लिए कि एनु एनु एथेला, मतलब एनु कहते हैं, पंजाबी का एक वर्ड है AENU, ठीक है, AENU। दीज इज स्टैंड फॉर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इनो की फुल फॉर्म A फॉर एंजियोटेंसिन 2, E फॉर एंडोथिलिन, N फॉर न्यूरोपेप्टाइड Y एंड U फॉर यूरोटेंसिन। ये तमाम इनो जो हैं ये क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। और अगर हम बात करें वेजो डायलेटर्स की, तो वेजो डायलेटर्स में क्या आते हैं हमारे पास, इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा तो आप लोगों को सारे याद हो जाएंगे। वेजो डायलेटर्स में हमारे पास आते हैं जनाब, कैन जो है, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बीवी है, वो SP हैं, एक पुलिस में SP के ओहदे पे हैं। तो कैन एक कैरेक्टर का नाम हो गया, CANN कैन, BV, ठीक है, BV और SP। तो ये हमारे पास तमाम वेजो डायलेटर्स हैं। C फॉर अगर हम बात करें तो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, A फॉर एड्रीनो मेड्यूलिन, N फॉर न्यूरोटेंसिन एंड दूसरा N है नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। कैन हो गया। अब BV की बात करते हैं, ब्रेडिकाइनिन, B फॉर ब्रेडिकाइनिन एंड V फॉर वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड एंड SP फॉर सब्सटेंस P। तो ये तमाम क्या आ गए हमारे पास, वेजो डायलेटर्स आ गए। देखें जी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर में हमने NO देखा और वेजो डायलेटर्स में हमने कैन BV SP का कोड देखा था। ये तमाम स्टार्टअप है किसका, हमारे पास वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स का। अच्छा, इसी स्लाइड पे रख के मैं तमाम पॉइंट्स बता दूंगा, क्योंकि आगे डीप में जाने से बेहतर है हम और सुपरफिशली तमाम चीज़ें देख लें। ज़्यादा डीप इसमें नहीं है, हर चीज़ ऊपर ऊपर से कवर है, मगर इसमें एक जैसी चीज़ें आती हैं इसलिए बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले हम एंजियोटेंसिन 2 की बात करेंगे। देखें, एंजियोटेंसिन 2 हमें पता है कि हम पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर में सबसे पहला कौन सा आ गया, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। इन सब में सबसे ज़्यादा पोटेंट जो है वो यूरोटेंसिन है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है वो यूरोटेंसिन है, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 भी एक पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अच्छा जी, एंजियोटेंसिन 2 रास सिस्टम के थ्रू काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये ओलिगोपेप्टाइड होता है। ओलिगोपेप्टाइड मींस के जो कि 10 तक तकरीबन होते हैं। अच्छा, 10 या 20 तक तकरीबन जाते हैं, 2 to 20 जो जाते हैं वो ओलिगोपेप्टाइड होते हैं। अच्छा, डिप्सोजेनिक इफेक्ट होता है। डिप्सोजेनिक इफेक्ट मींस के ये थर्स्ट को इंक्रीज करता है। अगर हम देखेंगे रास सिस्टम में तो ये एल्डोस्टेरोन को भी एक्टिवेट करा रहा था, जो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करा रहा था, एज वेल एज ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो थर्स्ट को इंक्रीज करवाता है। इसका मतलब इसका डिप्सोजेनिक इफेक्ट होता है। तो किडनी के थ्रू ये क्या कराता है, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करा के ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराता है। और इसके अलावा क्या कर रहा था, सिंपैथेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट कर रहा था, ये रेनिन को रिलीज करवा रहा था। तो ये सारे हमें इफेक्ट इसके पता थे रास सिस्टम के थ्रू। जनाब, एंजियोटेंसिन 2 के दो जो है मेन क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, 81 रिसेप्टर, 82 रिसेप्टर। 81 रिसेप्टर, 82 रिसेप्टर। 81 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो वो GQ मेडिएटेड रिसेप्टर होता है, और ज़्यादातर एंजियोटेंसिन 2 81 रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं। 81 रिसेप्टर GQ प्रोटीन रिसेप्टर होता है।
मीन्स के फॉस्फोलाइपेज, डैग और IP3 के थ्रू काम करेगा, और ये मौजूद होता है AT1 रिसेप्टर किडनी में, कार्डियक में और ब्रेन में। हम जितने भी वेजोकंस्ट्रिक्टर या वेजोडायलेटर्स पढ़ेंगे या वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स पढ़ेंगे, ये किडनी में पाए जाते हैं ज़्यादातर तमाम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन में हमें मिलेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा सबका। अच्छा, तो ये हमारे पास ये थे नंबर 1 जो एंजियोटेंसिन वाले हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि एंजियोटेंसिन रा सिस्टम, ओलिगोपेप्टाइड, डिप्सोजिन, और ये इसका 81 और 82 रिसेप्टर्स पे जो काम करते हैं। इनके रिसेप्टर्स की हमने बात की, 81 रिसेप्टर GQ होते हैं, 82 जो हैं वो अननोन होते हैं। तो एक्शन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करके, और सोडियम इन वाटर की रिटेंशन कराते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिप्सोजेनिक इफेक्ट होता है, और एंटी डायूरेटिक इफेक्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को भी रिलीज कराता है। यकीनन जब थर्स्ट इंक्रीज होती है बॉडी में, तो बॉडी एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज कराती है ताकि वाटर एक्सक्रीट ना हो। अच्छा, और सेल ग्रोथ भी कराते हैं। माइटोजेनिक इफेक्ट भी होता है इनका, माइटोजेनिक इफेक्ट इनका होता है। अच्छा, जब भी किसी शख्स को हार्ट फेलियर होता है तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी की जो टर्म बताई हुई है सेल ग्रोथ में, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि इनका माइटोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि ये सेल्स या मसल्स को इंक्रीज करते हैं, माइटोसिस कराते हैं। इनके इनिबिटर्स की अगर बात करें एंजियोटेंसिन 2 की, तो रास इनिबिटर्स आते हैं, सॉरी रेनिन इनिबिटर आते हैं, जिसमें एलिस्कैरिन, क्लोनिडीन और बीटा ब्लॉकर भी रेनिन को इनिबिट करता है। ठीक है, एस इनिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, लेजिनोप्रिल, एनएलप्रिल, आर्स में लोजार्टान, वेल्जार्टान। तो ये हमारे पास पहला जो था एंजियोटेंसिन 2 की हमने बात की। अब सेकंड वेजोकंस्ट्रिक्टर की बात करें। सेकंड वेजोकंस्ट्रिक्टर कौन था? AENU। तो E फॉर एंडोथिलिन। एंडोथिलिन के बारे में इंट्रोडक्शन पहले ही बता दूं, एंडोथीलियल सेल से ये रिलीज होते हैं एंडोथिलिन। ठीक है, और आयोटिक मींस के आयोटा के थ्रू ज़्यादा, यहाँ पे आयोटा में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ से ज़्यादा रिलीज होते हैं। वेस्कुलर होम्योस्टेसिस कराते हैं। वेस्कुलर होम्योस्टेसिस मींस के वेजल्स में जो भी डायलेशन या रिलैक्सेशन है वो कराएंगे। इनकी 3 टाइप्स होती हैं, EP1, EP2, EP3। एंडोथीलियल जो है वो उनकी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? EP1, EP2, EP3। ठीक है, और 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं इनके, ETA, ETB। 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ETA, ETB। और इनकी अपनी कितनी टाइप्स थी? ET1, 2, 3। 1, 2, 3 जो है टाइप्स हैं, और A और B क्या है? रिसेप्टर्स हैं। अच्छा, दिखा देता हूँ एक दफ़ा। एंडोथीलियल सेल से रिलीज होते हैं। आयोटिक एंडोथीलियल सेल से ये आइसोलेट किए गए थे, और वेस्कुलर होम्योस्टेसिस में इनका रोल होता है। EP1, EP2, EP3 ये मेन इनकी टाइप्स हैं। EP2 और 3, EP2 जो है मोस्टली किडनी और इंटेस्टाइन में पाई जाती है। EP3 ब्रेन, लंग्स और किडनी में डिफरेंट जगह पे पाई जाती है। और EP1 जो है वो वेस्कुलर एंडोथीलियम कहलाते हैं। ये ज़्यादातर CNS में और सिरोटनी जो कि ब्रेस्ट सेल्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये एंडोथीलियल था। अच्छा, इनकी सिंथेसिस बड़ी ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिंथेसिस नहीं है। देखें जी, सबसे पहले ये mRNA से बनना शुरू होते हैं। mRNA से जब ये बन रहे होते हैं तो इन्हें कहते हैं प्री-प्रो ET1 mRNA। ठीक है, अगर वो एंडोथिलिन 1 बनाएगा तो ET1 कहलाएगा, 2 बनाएगा तो ET2 कहलाएगा, 3 बनाएगा तो ET3 कहलाएगा। देखें यहाँ पे तीनों बन रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद mRNA चला जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? प्री-प्रो एंडोथिलिन 1, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है बिग एंडोथिलिन में, और एंडोथिलिन में कन्वर्ट होकर वो अपने अपने रिसेप्टर्स पे काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह 2 का भी, इसी तरह 3 का भी होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि एंडोथिलिन 3 जो है वो सिर्फ ETB रिसेप्टर पे काम करता है, सिर्फ ETB रिसेप्टर्स पे काम करता है। ठीक है, जबकि एंडोथिलिन 1 और 2 ETA और ETB दोनों रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। तो ये बताया हुआ है, इसके 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं, ETA, ETB। ठीक है, ETB पे सारे सब जो है वो आके बाइंड होते हैं, ET1, ET2, ET3 भी बाइंड होते हैं। लेकिन ETA पे सिर्फ और सिर्फ ET1 और ET2 आके बाइंड होते हैं। अच्छा, क्या इसके एक्शन है? एक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ये अच्छा, ये भी माइटोजेनिक इफेक्ट रखता है, माइटोजेनेसिस ये कराता है।
ठीक है, ये भी माइटोजेनेसिस इफेक्ट रखता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जब हम एंडोथिलिन का इंजेक्शन देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मिलता है। और रेनिन ये डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम्स को एक्टिवेट कराता है, रेनिन को एक्टिवेट कराता है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कराता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी पे भी इसका इफेक्ट होता है। और अगर हम इसके डायरेक्ट ड्रग्स पे आ जाएं तो इनकी ड्रग्स के आखिर में जेंटान आता है, जेंटान, ठीक है, जेंटान। तो सिटाक्सेंटान, बोजीसेंटान और टीजोसेंटान, सिटाक्सेंटान, बोजीसेंटान और टेजोसेंटान, ये 3 नाम याद रखिएगा। ये हम नहीं देखते, नाइट्रिक एसिड पे काम करा रहा था तो ये मैकेनिज्म हम बाद में देख लेंगे। देखें जी, ये है सिलेक्टिव ईटी ए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सिटाक्सेंटान, और ड्यूअल एंटागोनिस्ट में भी इनके जो दोनों ईटी ए और ईटी बी रिसेप्टर पे काम करता है उसमें बोजेंटान और टीजोसेंटान। अच्छा जी, अब अगली ड्रग, अगला जो हमारे पास है वो एन है, ठीक है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो अगला वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर पेप्टाइड है वो एन है। एन फॉर न्यूरोपेप्टाइड कहलाता है। न्यूरोपेप्टाइड मीन्स कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर होगा, न्यूरो ब्रेन्स में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ज़्यादातर ब्रेन में पाया जाता है और ब्रेन में एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है। हमें पता था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, एसएनएस और पीएनएस। तो ये एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक के थ्रू काम करेगा तभी तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। अच्छा, न्यूरोपेप्टाइड ए जो है 36 और वाई जो है वो 36 अमाइनो एसिड से बना होता है। अच्छा, जब इसके नाम के आखिर में वाई आ रहा है तो आप समझ जाइएगा न्यूरोपेप्टाइड। वाई में रिसेप्टर भी Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ये सब होते हैं, ठीक है। अच्छा, Y1 जो है वो कार्डियोवास्कुलर, Y1 और Y2 कार्डियोवास्कुलर में और पेरिफेरल इफेक्ट्स दोनों में काम करते हैं। Y4 जो है वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहलाता है, पेनक्रियाज में पाया जाता है ज़्यादातर। और Y5 जो है वो फूड इनटेक में काम करता है और CNS में काम करता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे। अच्छा देखिए, न्यूरोपेप्टाइड 36 अमाइनो एसिड का होता है वाई, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ब्रेन में ANS में पाया जाता है और ANS में भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y1 और Y2 जो है वो कार्डियोवास्कुलर और पेरिफेरल इफेक्ट्स रख रहे थे। Y4 जो है वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है और Y5 जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके एक्शंस की, ठीक है। एक्शंस, इनके डिफरेंट एक्शंस हैं। ये एक तो फीडिंग, मैंने बताया था कि फूड इनटेक में हेल्प कर रहा है, तो फीडिंग को इंक्रीज़ कराता है। मीन्स के डाइट या अगर कहें फूड इनटेक को इंक्रीज़ कराने की कोशिश करता है। तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी करा सकता है CNS न्यूरोपेप्टाइड वाई। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसके, क्योंकि वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड एज वेल एज हाइपरटेंशन वाले इफेक्ट भी होंगे इसके। किडनी में ये क्या कराते हैं, रेनिन को कम कराते हैं और डायूरेसिस और नेट्रोयूरेसिस भी ये करा सकता है, ठीक है जी। नेट्रोयूरेटिव पेप्टाइड। उसके बाद है लास्ट हमारे पास जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यूरोटेंसिन। यूरोटेंसिन फर्स्ट फिश से ईजाद किया गया था और ये 11 अमाइनो एसिड से बना होता है और ह्यूमन यूरोपेप्टाइड को U2 कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, हमने ये पढ़ा था इसके बारे में। और ये GQ प्रोटीन के थ्रू काम करता है। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो UT रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में और हार्ट में हर जगह पाया जाता है। इसका जब इंजेक्शन दिया जाता है, यूरोटेंसिन का जब इंजेक्शन दिया जाता है इंट्रासेरिब्रल वेस्कुलर में, इसके ब्रेन में जब इसका इंजेक्शन दिया जाता है तो ये क्रोनोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ कराता है, जो कि फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज़ कराता है, ठीक है। इसका जब इंजेक्शन दिया जाए यूरोटेंसिन का तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इंक्रीज़ होता है। CNS में ये पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर कराते हैं और इनकी जो ड्रग्स है वो यूरानिटाइड और पेलोसुरान है। यूरानिटाइड और पेलोसुरान है। यूरोटेंसिन है तो यूरानिटाइड से याद रखिएगा। और पेलोसुरान रिसेप्टर्स हमने बात की, GQ के थ्रू काम करता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, हार्ट में, स्मूथ मसल्स में, इन सब में पाया जाता है। और GQ जो है वो फॉस्फोलाइपेज 3, डैग और ये सब कराता है, हमें पता था। CNS में अगर इसका इंजेक्शन दिया जाए ICV इंजेक्शन तो ये क्या कराएगा, कोलिनोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज़ कराएगा और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को इंक्रीज़ कराएगा। CNS में मोस्ट पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इसके इफेक्ट है। एंटागोनिस्ट इसके यूरानिटाइड और पेलोसुरान आ गए। अब जनाब हमारे हैं वेजोडायलेटर्स पे।
वेजोडाइलेटर में जनाब हमने सबसे पहले हम स्टार्ट करें काइनिन। काइनिन जो है एक पोटेंट वेजोडाइलेटर होता है, ठीक है, पोटेंट वेजोडाइलेटर होता है। ये जिन जिन एंजाइम से बनता है उन्हें कैलिकाइरेंस या काइनोजिनेज कहते हैं, काइनोजिनेज भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जिस प्रोटीन से बनता है उस प्रोटीन को काइनिनोजिन कहते हैं। तीन तरह के ये होते हैं, ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन और मिथाइल ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन और मिथाइल ब्रेडिकाइनिन। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं काइनिन के, B1 और B2, ठीक है। ये हमें पता है कि ये ज़्यादातर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी इंक्रीज़ कराते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी मेडिकेटर्स या पेन भी इंक्रीज़ करा सकते हैं। और एस जब देते तो जब ब्रेडिकाइनिन इनहिबिट होता है तो क्या होता है, मोस्टली ड्राई कफ होती है। ये ज़्यादातर वेजोडाइलेटर्स होते हैं। अब जितने हम पढ़ेंगे वो वेजोडाइलेटर्स होंगे। दो एंजाइम के थ्रू ये डिग्रेड होते हैं, काइनेज 1, काइनेज 2, ठीक है। काइनेज जो है दो एंजाइम के थ्रू डिग्रेड होते हैं, काइनेज 1 और काइनेज 2। काइनेज 2 को हम एस भी कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसकी दो ड्रग्स याद रखिएगा। इसकी ड्रग के आखिर में बेंट आता है ज़्यादातर, ठीक है, बेंट, इकाटी बेंट। और एक और ड्रग है जो कि एप्रोटेनिन है। इकाटी बेंट इसकी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और सिंथेसिस इनहिबिटर इसकी एप्रोटेनिन है। तो जनाब वही सब बातें लिखेंगी, ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन और मिथाइल ब्रेडिकाइनिन इसकी टाइप्स थी। सिंथेसिस इस तरह से और थी, देख लीजिएगा, B1 B2 दो तरह के रिसेप्टर हैं, और वेजोडाइलेशन और इन्फ्लेमेशन, पेन और ये सारे ड्राई कफ इसके इफेक्ट थे। काइनेज 1 काइनेज 2 पे भी थे। इसके एंजाइम जो इसको मेटाबोलाइज कर रहे थे, काइनेज 2 एस एंजाइम कहला रहा था, ठीक है, जो कि और एस इनहिबिटर इसको रोकते हैं। तो काइनिन इनहिबिटर्स में इकाटी बेंट रिसेप्टर ब्लॉकर आ गए और सिंथेसिस इनहिबिटर में एप्रोटेनिन आ गया। अब आ रहे हैं हम नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड पे, ठीक है। नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है अगर हम इसके नाम से पढ़ें तो नाइट्रोयूरेटिक मीन्स के जो कि सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मेनली हार्ट में पाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट इनकी नाइट्रोयूरेटिक एंड एज वेल एज कैलीयूरेटिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। कैलीयूरेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स के जो कि पोटेशियम को भी एक्सक्रीट कराएं। चार तरह के नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होते हैं, ANP, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, BNP और CNP और यूरोडाइलेटन, ठीक है। ANP हमें नाम से जाहिर है, एट्रिया लिखा हुआ है तो ये हार्ट के एट्रियल पार्ट से रिलीज होता है। BNP हार्ट के वेंट्रिकल पार्ट से और ब्रेन से, दोनों से रिलीज होता है। CNP सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ज़्यादातर रिलीज होता है और यूरोडाइलेटन ज़्यादातर किडनी से रिलीज होता है। अच्छा, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो ANP है, अगर फर्स्ट टाइम की बात करें तो इसको हम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये फैक्टर भी कहलाता है, पेप्टाइड भी कहलाता है और हार्मोन भी कहलाता है। ये मायोसाइट्स में पाए जाते हैं, एट्रियल मायोसाइट्स में, और ब्लड वेसल्स को सोडियम कंसंट्रेशन को, ये कब रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। देखें जी, जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो या सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो या सोडियम की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होने लगता है तो ये वेजोडाइलेटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड आता है। तो ये सारी बातें इसमें बताई हुई हैं कि इस रिस्पॉन्स टू हाई वॉल्यूम ये रिलीज़ होता है। कब कब रिलीज़ होगा, जब एक्सरसाइज होगी, सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी या एंडोथिलिन जो है वो सिक्रेट हुआ होगा या सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। BNP जो है वेंट्रिकल से रिलीज होता है, मैं बताया था, और ब्रेन्स में भी पाए जा रहे थे, ब्रेन में भी पाए जाते हैं ये कुछ ना कुछ। ये पोरक्राइन ब्रेन की वजह से इसका नाम BNP रखा गया, क्योंकि ये पोरक्राइन ब्रेन से ऑब्टेन किया गया था। CNP जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये पोटेंट वेजोडाइलेटर होते हैं। इनका ANP और BNP की तरह ये नाइट्रोयूरेटिक और डायूरेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। उसके बाद यूरोडाइलेटिन आ गया। यूरोडाइलेटिन जो है डिस्ट्रिक्ट ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी के थ्रू काम करता है और पोटेंट नाइट्रोयूरोसिस एंड डायूरोसिस इफेक्ट रखता है, और ये सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन कराता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास वेजोडाइलेटर्स आएंगे ये सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन कराएंगे और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, तो ये रोडाइलेटर ये कराता है। इसके तीन तरह के रिसेप्टर होते हैं हमारे पास नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड के, NPR1, NPR2, NPR3 नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड के, NPR1, NPR2, NPR3। अच्छा, देखें इसकी ड्रग्स ज़्यादातर नहीं आती। इसकी ड्रग्स में
ओमापेट्रिलेट और फेसोड्रोट्राइलेट, ठीक है, ओमापेट्रिलेट और फेसिडोट्राइलेट, ये ड्रग्स तो याद रखिएगा। अच्छा, ये दो तरह से यूज़ होते हैं नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जितने भी हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए एंड एज वेल एज थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के लिए। डायग्नोस्टिक के लिए कैसे यूज़ होते हैं, क्योंकि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जब सोडियम को ये एक्सक्रीट कराता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी ये चीज़ ज़्यादा, ये हार्मोन ज़्यादा बढ़ेंगे, ये पेप्टाइड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे हार्ट के मसल्स में, तो इसका मतलब है कि एट्रियल मायोक्सिमा, एट्रियल कैंसर की कोई टाइप्स हो सकती है। तो ये डायग्नोस्टिक यूज़ में यूज़ हो सकते हैं। या तो हार्ट फेलियर की तरफ वेंट्रिकल्स में जब फेलियर हो रहा है तो फिर बीएनपी की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ में इसकी ड्रग्स आर दी ओमापेट्रिलेट और फेसिडोट्राइलेट। तो ये हमारे पास ओमापेट्रिलेट और ये ब्रेडिकाइनिन इनहिबिटर्स भी कहलाते हैं ओमापेट्रिलेट। तो सॉरी, ब्रेडिकाइनिन एगोनिस्ट, क्योंकि ये एस इनहिबिटर्स होते हैं और एंडोपेप्टाइड के डेज को इनहिबिट कराते हैं, ठीक है। ये इनकी ड्रग्स थी। देख लीजिए कि थेराप्यूटिक यूज़ भी है इनके और डायग्नोस्टिक यूज़ भी है। तो बाकी फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद भेज देता हूँ, तकरीबन 15-20 स्लाइड्स रहेगी छोटी छोटी।